सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी का घर जला देंगे, पर युवा घर नहीं जलाता। मार जरूर खा रहा। अग्निवीर स्कीम जब लेकर के आए थे, लोगों ने, युवाओं ने चक्का जाम किया, रेलवे तक जाम किया। कहां है लोग उसमें कोई बदलाव लाए? लोग उससे दर दर नहीं भटके। आप मतलब यूथ को आप आधे उम्र 4 साल 5 साल वो नौकरी कर रहा है, फिर आप उसको खत्म कर दीजिएगा। आप तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। पर सवाल का युवा बार बार चिल्ला रहा है, चीख रहा है और आवाज बुलंद कर रहा है कि इस राजनीतिक परिवारों को राजनीति से जरा बाहर करो। जनता चिल्लाती है, जनता कहती है, युवा कहता है सिंहासन खाली करो, परिवार को, लोकतंत्र को तुम जागीर बनाए हो, देश को जागीर बनाए हो। प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। युवा चिल्ला रहा है, उसके जब डंडे मारे जाते हैं, जब उसके पिछवाड़े पर उसकी टांगे तोड़ दी जाती हैं, जब उस पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उस पर पानी की बौछार की जाती है, जब वो एक अदद नौकरी मांग रहा होता है, जब उसकी नौकरी छीन ली जाती है, संविदा कर्मी के नाम पे नियमित कर देंगे, नियमित नहीं करते, तब भी तो चिल्ला रहा है वो युवा। वो चीख सुनाई नहीं देती क्या? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। बिल्कुल संदीप जी, भारत के युवा के लिए हमारी सरकारें, भारत की सरकारें, राज्यों की सरकारें संवेदनशील है, उनके लिए काम कर रही है, उनके विकास के सारे सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप भी इस बात को जानते हैं और समझते हैं संदीप जी कि सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे तरह से शक्ति लगाने के बाद भी कितनी सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। जो आप वादे कर रहे थे, 11 साल पहले एक वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 22 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे, वो जुमला था। उसी पर आ रहा हूं, मतलब मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखा दो युवा को। हाँ संदीप जी, बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी। ये तो लेने के देने पड़ गए। संदीप जी जरा सा बोलिए ना। आज भारत विश्व के अर्थ शक्ति में कितना बड़ा ताकतवर होकर उभर रहा है। बहुत ताकतवर हो गया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2047 के तरफ विकसित भारत दिख रहा है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की? 140 करोड़ लोगों का देश है। चलिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गया। एक मिनट, अब सुनिए ना प्लीज। मैं अपने भी शब्द नहीं, ये वो शब्द हैं जो मुरली मनोहर जोशी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के सामने बोले थे कि 10% आबादी 65% देश की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठी हुई है। युवा को कुछ मिल ही नहीं रहा, उसके हाथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान थमा दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब संदीप जी जरा सा, आपकी बात पूरी हो गई? नहीं, बोलिए प्लीज। संदीप जी, जिस बिहार पर केंद्रित ये बात हो रही है, उस बिहार को जरा देखिए। नहीं, आप बिहार पर आ गए। मैं बिहार पे तो आया ही नहीं अभी। ना, पूरे देश पर रहते हैं आप। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कह रहे थे, एक बात बतानी भूल गया। प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं। वही ठीक है संदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं फिर अपनी बात शुरू करूं, या तो बीच में और भी काउंटर आप 2-3 कर लीजिए इकट्ठे। संदीप जी, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इस बात को आप भी समझते हैं कि लंबे समय, भारत की आजादी के बाद से लगभग 60 वर्षों तक जिस तरह की चीजें भारत के सामने जो चित्र आया, उस भारत को निकाल कर आज विश्व मंच पर खड़ा करने का काम किस तेज गति से हो रहा है, हम सब जानते हैं। देश और दुनिया देख रही है। ये युवा आज उसी बिहार को पिछले कार्यकाल से नहीं, युवा के साथ है, युवा के लिए हो रहा है सब। आज पूरा भारत, पूरी विकसित समाज पूरी तरह से सभी सबके हाथ में रोजगार, सबके हाथ, सबका विकास, सबका साथ, सबकी संकल्पनाओं के, सबके सपनों को साकार करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और उस लोकतंत्र पर ये ऐसे ही खामखा, मैं वही दोबारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, युवा फिर क्यों निकले हुए हैं सड़क पर? और आप कह रहे हैं नहीं, अराजकता फैला रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं राहुल गांधी अराजकता का प्रतीक है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं इनके घर जला दिए जाएंगे, राहुल गांधी और अखिलेश के। अरे भाई, आप जब निकल रहे थे सड़कों पर 2011, 12, 13 में, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप नहीं उकसा रहे थे लोगों को। संदीप सही पकड़े हैं। आलोक शर्मा,
इतनी छटपटाहट क्यों है? ये उकसा क्यों रहे हो भाई? युवा को जो करना होगा कर लेगा। युवा बहुत समझदार है, आपसे मुझसे भी ज्यादा समझदार है, मैं ये मानने को तैयार हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी को भी उकसाने का काम कहीं पर कोई प्रश्न उठता ही नहीं। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो देश के सामने है और युवा भी जानते हैं कि किस तरह से देश के संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, सामाजिक और आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खोखला कर दिया गया है, सवाल पूछने वाला कोई है नहीं, वोट चोरी जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। You are right, bro. और कल का जो मुद्दा था वो वोट चोरी से रिलेटेड था कि इलेक्शन कमीशन, जिसको पूरी जिम्मेदारी है कि आप वोट चोरी को रोकेंगे, आप निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, आप अगर खुद ही उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं तो स्वाभाविक है कि युवाओं से आह्वान किया जाएगा। और युवाओं से आह्वान का कोई पहली बार नहीं है। ये अन्ना आंदोलन में भी तमाम चीज़ें थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आपने लिया, यहाँ तक कि निर्भया केस जब हुआ था तो उस समय पर भी किस तरह की चीज़ें देश के सामने आई थी, वो सबने देखा था। कभी किसी ने कहा कि सरकार से कोई सवाल पूछता। देखिए, मुझे लगता है सब आंकड़े तो इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट है वोट्स का उसी के ऊपर आधारित हैं, एबीपी न्यूज़ के जितने आंकड़े हैं। और जब वोट चोरी ही हो रहा है और एक एक घर में 7-7, 5-5 हज़ार वोट बन रहे हैं, ये सीएसडीएस का आंकड़ा दिया, चुनाव आयोग का आंकड़ा नहीं दे रहा हूं। वोट डाला नहीं डाला, सीएसडीएस का आंकड़ा दिया मैंने, चुनाव आयोग का नहीं। मैं फिर कहूंगा सीएसडीएस ने जो आंकड़ा दिया वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से तमाम आंकड़े लेकर या तमाम जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसी को आधारित मानकर एनालिसिस किया होगा। जब मोदी जी स्वयं बनारस में चुनाव हार गए, उनको इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जबरदस्ती 1.5 लाख वोटों से जिताया है। इमोशनल डैम इट। कि मुझे लगता है कि जिस तरह से 5 ईवीएम चेक हुई थी सुप्रीम कोर्ट में आकर करनाल की, और नतीजा एक सरपंच का भी बदल गया था, जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम हट जाएं तो पता चल जाएगा। अभी बैलेट पेपर से चुनाव उत्तराखंड में कराए थे इन्होंने, क्या हालत हुई थी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था बिल्कुल पूरी तरह से। ये कहना कि कब कहाँ क्या होगा ये जनता के हाथ में, जनता तय करेगी। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि एसएससी का पेपर अगर लीक होता है, लोग युवा वहाँ जाते हैं तो उनको लठ क्यों मारे जाते हैं? 30 लाख से ज़्यादा रोजगार खाली क्यों पड़े? किसान अगर हक मांगने राजधानी पर आता है, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? हर तरफ तो अनरेस्ट चल रहा है। मोदी जी भाषण देने चलते हैं, लगातार तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार कैसे बनाने में कामयाब हो जाती है आलोक? ये मूल प्रश्न तो रहेगा। फिर आप कह देंगे बस वोट चोरी कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जीत किया जा रहा है। पुलवामा का आज तक रिजल्ट नहीं पता। पुलवामा के नाम पर देश के प्रधानमंत्री ने निर्लज्जता के साथ वोट मांगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं युवाओं से कहूंगा कि पहला वोट जो है वो शहीदों के नाम पर दे दीजिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री में इतनी लज्जा नहीं है कि आप फेल हुए हैं। नहीं, आप दूसरा पहलू ये भी हो जाएगा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसी के नाम पर आप युवाओं में इतना विवेक नहीं है। युवा तो हमसे आपसे ज्यादा समझदार है, वो देख लेता है किसकी मंशा क्या है, किसके मन में खोट है, किसको देना वोट है। देखिए दोनों चीजें हैं। आज ज्ञान कहां से मिल रहा है युवाओं को? सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, गूगल से। वो वहां पर पूरी तरह से कब्जा बीजेपी का रहा है बहुत लंबे समय तक। अभी कुछ समय से युवा पलटकर इनको जवाब दे रहा है। आप देखिए, यूट्यूबर्स को जेल में डाल दो, यूट्यूबर्स के वीडियो डिलीट करा दो, अडानी 10 लाख पेड़ काटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मीडिया हाउस नहीं उठाएगा। लेकिन राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करो। आज देखिए किस हालत में देश को पहुंचा दिया है। तो मतलब युवा ही कर्णधार बन गया है। युवा आगे इस व्यवस्था को ठीक करने वाला कैटलिस्ट बनने वाला है क्या? जनता माफ नहीं करेगी। अब नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। और भाई ये तो आंकड़ा है, युवा तो अभी भी बीजेपी के साथ खड़े हैं ना। आप कहाँ रॉन्ग नंबर डायल करते घूम रहे हैं? संदीप जी, सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं हम अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। पहली बात, हमारे विपक्ष ने ये कहा कि जेन ज़ी संविधान बचाएंगे और संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। पर ये क्या कह रहे हैं?
राहुल गांधी और अखिलेश जी के घर में आग लगाएंगे तो अराजकता ये फैला रहे। दूसरी बात, हमको एक पैरेलल एनालिसिस करना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस। लेट्स एनालाइज नेपाल का और बिहार का अभी परिस्थिति क्या बनी। इन्होंने कहा बहुत रोजगार मिल गया, नेपाल में 20% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन थी। अगर फिर मैं बिहार की बात करूं, हर चौथा हमारे यहाँ 34% आबादी गरीब परिवार है। 3 में से दूसरा जी और दूसरा मैं बेरोजगारी की बात करूं, नेपाल में 12.5% आबादी बेरोजगार थी और यहां अगर मैं बिहार की बात करूं, आप ही कल डेटा दे रहे थे 26%, मतलब हर चौथा जेनजी बेरोजगार है। पर बात ये, और इनफैक्ट नेपाल में हर चौथा पुरुष पलायन किया हुआ है और यह लेबर मिनिस्ट्री का डेटा यहां पर बता रहा है अपने देश का कि 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहां भी वही परिस्थिति बनी हुई है। पर सवाल ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सवाल ये है कि हम ये जब कहते हैं जेनजी तो हमको एक डिफरेंस देखना पड़ेगा। नेपाल में जो जेनजी ने किया वो आग लगा रहे हैं, किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है, पर बिहार में तो जेनजी मार खा रहा है, उनकी नौकरी जा रही है तो उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, उनका सर फोड़ा जा रहा है। एक तो नौकरी भी आप छीन लेते हैं, ऊपर से डंडे मार के उनका सर भी तोड़ देते हैं। सो देयर इज द डिफरेंस। फिर भी संविदा कर्मी, जो आपने ये टर्म इस्तेमाल किया, संविदा कर्मी का 7,500 लोगों का नौकरी चला गया। एक डेटा आज आपके सामने लेकर के आ रही हूं, संविदा भर्ती घोटाला जो बिहार में हुआ, बड़े बड़े इसके आंकड़े हैं। 50 पन्नों का लेटर लिखे थे आयकर विभाग के तत्कालीन प्रधान निदेशक रंजन कुमार किनको, तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को, कि संविदा भर्ती में एक घोटाला हो रहा है, इसमें सारे बड़े अधिकारी लिप्त है, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं और जिनको यहां पर संविदा में लाया जा रहा है उनसे घूस लिया जा रहा है। भरत शर्मा हमारे दर्शक है, सोनीपत वासी। हाँ प्रियंका, अगर नेता नहीं सुधरे तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हाल भी हो सकता है। अब ये दरअसल मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता सवाल से, हमारा बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसा हाल नहीं है। पर आप वही तस्वीर पेश करके उकसा रहे हैं क्या युवाओं को? ये आरोप है आप पर बीजेपी की तरफ से। हम उकसान गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ युवा इस तरीके से, आपने कहां देखा है संदीप जी कि कोई युवा किसी का घर जला रहा हो? भले भाजपा के सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी का घर जला देंगे, पर युवा घर नहीं जलाता, मार जरूर खा रहा। अग्निवीर स्कीम जब लेकर के आए थे, लोगों ने, युवाओं ने चक्का जाम किया, रेलवे तक जाम किया, कहां है लोग उसमें कोई बदलाव लाए? लोग उससे दर नहीं भटके। आप मतलब यूथ को आप आधे उम्र 4 साल 5 साल वो नौकरी कर रहा है, फिर आप उसको खत्म कर दीजिएगा, आप तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि बेरोजगारी की जो दर है इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आप घुसपैठिया करते हैं, पर आप युवाओं की कंसर्न्स, आपके कंसर्न्स नहीं है। तो सवाल तो हम करेंगे कि आखिर आपके लिए मुद्दा क्या है? आपके लिए मुद्दा घुसपैठिया है पर युवा नहीं है। दूसरी बात है, एक जुमला फेंके थे, बोले 1 करोड़ इंटर्नशिप हम देने जा रहे हैं युवाओं को। एक सवाल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप से पूछा गया, जननायक यादव है, एक मिनट सुनिएगा, बांदावासी हैं, वो कह रहे हैं युवाओं की प्राथमिकता सुरक्षित भविष्य और रोजगार होगा, ना कि तात्कालिक रेवड़ियां। पर रेवड़ियां अभी बांटते हैं आप, असल चीज को एड्रेस किया जा रहा है। पहली बात कि 1,000 रुपया देना आपको उसको स्थायी इलाज नहीं दे रहे हैं, अस्थायी तौर पर 1,000 बटे 2 फॉर्म भरने में 1,000 चला जाएगा। 2,500 देने की बात कर रहे हैं और वो जो भी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है? क्या इससे उसको नौकरी मिल जाएगी? क्या इसके परिवार सुधर जाएगा? क्या गरीबी से बाहर आ जाएंगे? कोई विमर्श कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, कोई किसी ने प्लान दिखाई है क्या? घूम फिर के बात वही आ जाती है, पैसे दे देंगे। नहीं दिखाए, तेजस्वी जी दिखाए। हमारा पहले नारा ही यही है, दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सिंचाई कार्रवाई। इसमें बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होता। आप कलम बांटते देखे तेजस्वी जी को, और हम यही बात करते हैं कि आप कितनी भी नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर लें, बिहार का मुद्दा कुछ और नहीं होने जा रहा है। हमको घसीट के लेके आएंगे नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर, क्योंकि जब एमएनसीज देने की बात होती है, टाइअप्स की बात होती है, इंडस्ट्री सेटअप करने की बात होती है, बिहार में कुछ नहीं आता, सब कहीं और किसी दूसरे राज्य चला जाता है। टेक्सटाइल का हमारे पास चला जाता है। युवाओं को एक, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मनोज काका, थोड़ा सा आज कम वक्त रह गया है, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर जो मैंने पहला सवाल किया है कि सिंहासन खाली करो, जेनजी आती है, यही सवाल थोड़ा सा संकट दे रहा है क्या सभी राजनीतिक दलों को? तभी इतना प्यार बनने लगा युवाओं को लेकर। देखिए, युवाओं ने तो हमेशा, हम तो उसी राजनीतिक विचारधारा के हैं। डॉक्टर लोहिया ने इसी को अपने पुराने जमाने में ये कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, और उसी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। सवाल ये है कि जो बात
दिनकर ने कभी कही थी, उसी बिहार में ही कही थी कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पाट इठलाती है, और तो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता ये जानना चाह रही कि सारी प्रतिभा केवल जय शाह में ही है। जेनजी जो 1997 के बाद जो पैदा हुआ है, हम आप तो मिलेनियम में आएंगे, आप तो जनरेशन एक्स में आएंगे, मैं तो जनरेशन वो एक्स जानना चाह रहा है। और इस देश, हाँ, तो आप तो एक्स के, आप पता नहीं ये बातें रविशंकर को पता है कि नहीं। पॉलिटिकल पिटाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल पिटाई तो उनकी बीजेपी ने कर दिया कि गालीबाज बना के छोड़ दिया है केंद्रीय मंत्री के बाद। अब ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कि इस देश की ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि इस देश की 3% आबादी के पास 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संसाधन क्यों है? ये सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा कि 1% वो कौन लोग हैं जो देश के 40% संपत्तियों पर जिनका कब्जा है। वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लोग होंगे, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। ये